नमस्कार। आइए सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास चोखेर बाली का 5वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। आशा के कहने पर महेंद्र और विनोदिनी आमने सामने मिलते हैं और यह मिलने जुलने का सिलसिला चल पड़ता है। बिहारी को यह बात बड़ी अटपटी लगती है, इसीलिए वो इन तीनों के बीच में आ पड़ता है। हालांकि महेंद्र को बिहारी का उन लोगों के साथ रहना जरा भी रास नहीं आता। विनोदिनी महेंद्र और उसके घर के सारे कामों की जिम्मेदारी पूर्णतः अपने ऊपर ले लेती है। विनोदिनी से मिलना जुलना महेंद्र को बहुत अच्छा लगने लगता है। किसी न किसी बहाने से कॉलेज छोड़कर वो ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में ही बिताना चाहता है। विनोदिनी घर के सारे कामकाज के साथ महेंद्र को कॉलेज भेजना भी अपनी ही जिम्मेदारी समझती है। भोली आशा को इससे कोई ऐतराज नहीं, वह तो विनोदिनी को अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। बिहारी गंभीरता से बोल उठा, महज इन कुछ ही दिनों में आपने सबका मन मोह लिया है, इसी से आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता। अन्यथा न सोचे विनोद भाभी, ऐसी लक्ष्मी को चाहकर भी कौन विदा करेगा। आशा घूंघट काढ़े एक कोने में बैठी थी। घूंघट सरकाकर वह रह रहकर आंखें पोंछने लगी। आइंदा विनोदिनी ने कभी जाने की बात न चलाई। बीच में यह जो झमेला खड़ा हुआ, उसे एक बारगी चुका देने की नीयत से महेंद्र ने प्रस्ताव रखा कि अगले इतवार को दमदम के बगीचे में पिकनिक कराएं। आशा बहुत खुश हो गई, लेकिन विनोदिनी राजी न हुई। उसके तैयार न होने से आशा और महेंद्र मायूस हो गए। उन्हें लगा इन दिनों विनोदिनी न जाने क्यों दूर हट जाना चाहती है। तीसरे पहर बिहारी आया। विनोदिनी बोली, जरा देखिए तो बिहारी बाबू, महेंद्र बाबू दमदम जा रहे हैं पिकनिक के लिए। मैं नहीं जाना चाहती, तो सुबह से दोनों मुझसे रूठे पड़े हैं। बिहारी बोला, नाराज होना उनका बेजा नहीं है। आप साथ न गई तो इनकी जो पिकनिक होगी, ईश्वर करे 7वें दुश्मन की भी वैसी पिकनिक न हो। विनोदिनी, फिर आप भी चलिए ना। आप चलें तो मैं चलूंगी। बिहारी, ठीक है, मगर बात यूं है कि कर्म दरअसल कर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। बाबू की इसमें क्या राय है, पूछिए तो सही। बिहारी के प्रति इस पक्षपात से मालिक और मालकिन दोनों भीतर ही भीतर कुढ़ गए। बिहारी को साथ ले चलने से महेंद्र का आधा उत्साह जाता रहा। महेंद्र अब बिहारी को हर तरह से जता देने को आतुर था कि उसकी मौजूदगी विनोदिनी को कभी पसंद नहीं आती, लेकिन अब तो उसे छोड़ जाना असंभव होगा। महेंद्र ने कहा, बेजा क्या है, अच्छा ही तो है। लेकिन बिहारी, तुम्हारा एक खास ऐब है। जहाँ जाते हो वहाँ कोई न कोई हंगामा मचाने से बाज नहीं आते। या तो वहाँ के आसपास के बच्चों की जमात जुटा लाओगे, या फिर गोरों से मारपीट की नौबत आ जाएगी। क्या कर बैठोगे क्या पता। बिहारी महेंद्र की अनिच्छा को समझ गया, मन ही मन हंसा और बोला, दुनिया में यही तो मज़ा है। क्या से क्या हो जाए और कौन सा फसाद खड़ा हो जाए, पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो विनोद भाभी, तड़के ही चलना पड़ेगा ना। मैं समय से हाजिर हो जाऊंगा। सामान और नौकरों के लिए एक 3rd क्लास और उन लोगों के लिए एक 2nd क्लास की बग्घी लाई गई। खासा बड़ा एक पैक बक्स लिए बिहारी ठीक समय पर हाजिर हो गया। महेंद्र ने कहा, अरे अब फिर क्या उठा लाए, नौकरों वाली गाड़ी में तो अब यह आएगा नहीं। बिहारी बोला, आप परेशान न हो, मैं ठीक किए देता हूं। विनोदिनी और आशा गाड़ी पर सवार हुए। बिहारी का क्या करें, महेंद्र जरा आगा पीछा करने लगा। बिहारी ने अपना सामान गाड़ी के ऊपर पटका और आप कोच बक्स पर जा बैठा। महेंद्र के जी में जी आया। वह सोच रहा था जाने बिहारी अंदर ही बैठ जाएगा कि क्या करेगा। विनोदिनी ने परेशान होते हुए पूछा, कोच बक्स के ऊपर से गिर तो नहीं पड़ेंगे ना बिहारी बाबू। बिहारी बोला, आप परेशान ना हो, गिरना या बेहोश हो जाने की भूमिका नहीं है। गाड़ी जैसे ही खिसकी, महेंद्र ने कहा, न हो तो मैं ही ऊपर आ जाता हूं, बिहारी अंदर आ जाए। आशा ने जल्दी से उसकी चादर खींचते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम यहां से नहीं जा सकते। विनोदिनी बोली, आपको आदत नहीं, क्या पता गिर विड़ पड़े।
जोश में आकर महेंद्र ने कहा। गिर पड़ूंगा? हरगिज नहीं। और वह गाड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। विनोदिनी, तोहमत आप बिहारी बाबू पर लगाते हैं, मगर हंगामा मचाने में तो आप भी बेजोड़ हैं। महेंद्र ने जरा मुंह लटका कर कहा। अच्छा, एक काम करें, मैं एक और गाड़ी लेकर चलता हूं, बिहारी यहां आ जाए। आशा ने कहा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। विनोदिनी बोली। और तब मैं गाड़ी से कूद पड़ूं? होते होते झंझट आखिर निपट गया। रास्ते भर महेंद्र बड़ा गंभीर रहा। गाड़ी दमदम के बगीचे में पहुंच गई। नौकरों वाली गाड़ी बहुत पहले ही रवाना हुई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई पता न था। शरद का सवेरा था, बड़ा ही सुहाना। धूप निकल आई थी। ओस की बूंदें सूख चुकी थी, पर निर्मल प्रकाश से पेड़ पौधे झिलमिला रहे थे। दीवार से लगी हरश्रृंगार की कतार थी। नीचे फूल बिछ गए थे, मह मह खुशबू। कलकत्ता की ईंट की ऊंची दीवार के घेरे से बाहर आकर आशा वन की हिरनी की तरह चंचल हो उठी। विनोदिनी के साथ उसने ढेरों फूल बिने, पेड़ से शरीफे तोड़े और नीचे बैठकर खाए। दोनों सखियों ने पोखर में देर तक स्नान किया। एक निरर्थक आनंद से इन दो नारियों ने पेड़ों की छाया, छिटकी किरणों, पोखर के पानी और कुंजों के फल पत्तों को पुलकित सचेतन कर दिया। दोनों सखियां नहा आईं। देखा नौकरों वाली गाड़ी अभी तक नदारद है। महेंद्र बगल के बरामदे में बिछी एक चौकी पर बैठा बैठा उदास होकर एक विलायती इश्तिहार पढ़ रहा था। विनोदिनी ने पूछा, और बिहारी बाबू? संक्षेप में महेंद्र बोला, पता नहीं। विनोदिनी, चलिए उन्हें ढूंढ आए। महेंद्र, आखिर उन्हें कोई चुरा कर तो ले नहीं जाएगा, बिना ढूंढे भी मिल जाएंगे। विनोदिनी, मगर हो सकता है कि आपकी फिक्र से वे बेहाल हो रहे हों, चलकर उन्हें दिलासा ही दे आए। तालाब के किनारे बंधा हुआ एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी के चौतरे पर बिहारी अपना पैक बक्स खोलकर मिट्टी के तेल का चूल्हा जलाकर पानी गर्म कर रहा था। जैसे ही ये लोग पहुंचे, उसने सबको चौतरे पर बिठाकर एक एक प्याला गर्म चाय और तश्तरी में 2-1 मिठाइयां देकर उनकी खातिरदारी की। विनोदिनी बार बार कहने लगी, गनीमत है कि बिहारी बाबू सारा सरंजाम साथ लेकर आए हैं, वरना चाय न मिलती तो क्या हाल होता महेंद्र बाबू का। चाय मिली तो महेंद्र जी उठा, लेकिन फिर भी बोला, यह सब बिहारी की ज्यादती है। आए हैं हजरत पिकनिक को और यहाँ भी बदस्तूर सारा इंतजाम उठा लाए हैं, इससे मजा नहीं रहता। बिहारी ने कहा, अच्छा तो चाय का प्याला वापस कर दो, तुम बिना चाय पिए मौज करो, मैं चू भी न करूंगा। तपती दोपहरी की हवा पत्तों में मरमराहट लाकर बहती रही। तालाब के बांध पर जामुन की डालों पर कोयल रह रहकर कूकती। विनोदिनी अपने बचपन के किस्से सुनाने लगी। माँ बाप की बातें, चुटपन की सखी सहेलियों की चर्चा। अचानक उसके माथे का पल्ला खिसक गया। विनोदिनी की आंखों में कौतुक का जो तीखा कटाक्ष देख पैनी निगाहों वाले बिहारी के मन में आज तक तरह तरह की शंकाएं उठती रही थीं, वह श्याम चमक जब एकदम शांत सजल रेखा से मंद पड़ गई तो बिहारी ने मानो कोई और ही नारी को देखा। विनोदिनी लजीली सती सी भांति एकांत भक्ति से पति की सेवा कर रही है, मंगलमयी माता के समान संतान को अपने गोद में लिए हुए है। पहले यह छवि एक क्षण के लिए भी कभी बिहारी के मन में न आई थी। आज मानो जरा देर के लिए रंगमंच का पर्दा उठ गया और अंदर का एक मंगल दृश्य उसे दिखाई दिया। बिहारी ने सोचा, विनोदिनी बाहर से विलासिनी युवती तो है, पर उसके अंतर्मन में पूजा निरत एक नारी तपस्या में लीन है। एक लंबी सांस छोड़कर बिहारी ने मन ही मन कहा, सही सही तो अपने आप को भी मनुष्य नहीं जानता, अंतर्यामी ही जानते हैं। परिस्थितिवश जो रूप बाहर बन जाता है, दुनिया उसी को सच बताती है। बिहारी ने बातों के सिलसिले को टूटने न दिया, प्रश्नों से उसे जगाए रखा। आज सुबह ही जगने के जुल्म से थके हुए महेंद्र की नींद 5 बजे खुली। आजीजी से बोला, अब चल देना चाहिए। विनोदिनी ने कहा, थोड़ी देर और रुकें। सामान सहेजने में अंधेरा हो आया। नौकरों ने इतने में खबर दी
कि किराए की गाड़ी न जाने कहाँ गायब है, ढूंढे न मिली। गाड़ी बगीचे के बाहर खड़ी थी। 2 गोरे जबरदस्ती उसे लेकर स्टेशन चल दिए। दूसरी गाड़ी ठीक करने के लिए नौकर को भेजा गया। कूढ़ा हुआ महेंद्र बार बार मन में कहने लगा, आज का दिन मुफ्त में बर्बाद हो गया। ऐसी नौबत आ गई कि अपनी अधीरता वह छिपा न सका। अंजोरिया का चांद धीरे धीरे चुरमुटों की ओर से खुले आकाश में आया। सुनसान अकंप बगीचा छाह जोत से झिलमिला उठा। इस माया मंडित धरती पर आज विनोदिनी ने अपने आप को न जाने किस रूप में अनुभव किया। उसने जब तरुवाटिका में आशा को जकड़ लिया तो उसमें प्रणय की बनावट जरा भी न थी। आशा ने देखा विनोदिनी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आशा ने पीड़ित होकर पूछा, भाई आंख की किरकिरी, तुम रो क्यों रही हो? विनोदिनी बोली, कुछ नहीं बहन, सब ठीक है। आज का दिन मुझे बड़ा भला लगा। आशा ने पूछा, किस बात से इतना भला लगा? विनोदिनी बोली, मुझे लगता है मानो मैं मर गई हूं, मानो परलोक में आ गई हूं। यहां मानो मुझे मेरा सर्वस्व मिल सकता है। अचरज में पड़ी आशा यह सब कुछ समझ न सकी। मौत की बात सुनकर दुखी होकर बोली, चीची, ऐसा नहीं कहते बहन। गाड़ी मिली। बिहारी फिर कोच बक्स पर जा बैठा। विनोदिनी चुपचाप ही बाहर की तरफ देखती रही। चांदनी के धवल प्रकाश में अवाक पेड़ों की पंक्ति दौड़ते हुए घने छाया प्रवाह की तरह उसकी आंखों से होकर गुजरने लगे। आशा गाड़ी के एक कोने में बैठकर सो गई और महेंद्र सारी राह उदास बैठा रहा। पिकनिक के दिन जो वाकया गुजरा, उसके बाद फिर महेंद्र के मन में विनोदिनी को अपनाने की चाहत बढ़ने लगी। लेकिन दूसरे ही दिन राजलक्ष्मी को फ्लू हो गया। बीमारी कुछ खास न थी, फिर भी उन्हें तकलीफ और कमजोरी काफी थी। विनोदिनी रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती। महेंद्र विनोदिनी से बोला, माँ की सेवा जतन में यूं रात दिन एक करोगी, तुम ही कहीं बीमार न पड़ जाओ। बिहारी ने कहा, आप नाहक परेशान हैं भैया। ये सेवा कर रही हैं, इन्हें करने दो। दूसरा कोई ऐसी सेवा थोड़ी ही कर सकेगा। महेंद्र बार बार मरीज के कमरे में आने जाने लगा। एक आदमी काम कुछ नहीं करता, लेकिन हर घड़ी पीछे लगा रहता है, यह बात विनोदिनी को अच्छी न लगी। तंग आकर उसने 2-3 बार कहा, महेंद्र बाबू, यहाँ बैठे रहकर आप क्या करते हैं? जाइए, नाहक क्यों कॉलेज से गैर हाजिर होते हैं? महेंद्र उसके पीछे लगा रहता है, इसका विनोदिनी को नाज था, खुशी थी। लेकिन फिर भी ऐसा क्या, बीमार माँ के बिस्तर के पास भी चुप्त बैठे रहना? उसका धीरज टूट जाता, घृणा होती। अपने ऊपर किसी काम की जिम्मेदारी रहने पर वह और किसी बात का ख्याल नहीं करती। जब तक खिलाना पिलाना, रोगी की सेवा, घर के काम धंधे की जरूरत रहती, किसी ने उसे कभी ढीला ढाला नहीं देखा और खुद भी कामकाज के समय निकम्मापन वह पसंद नहीं करती। कभी कभी जरा देर को माँ का हाल पूछने के लिए बिहारी भी आ जाया करता। कमरे में कदम रखते ही वह समझ जाता कि किस चीज की जरूरत है, कहाँ कौन सी चीज की कमी है। उसकी आंखें तुरंत ताड़ जाती और लम्हे भर में सब कुछ ठीक करके वह कमरे से निकल जाता। विनोदिनी समझ रही थी कि मेरी सेवा को बिहारी श्रद्धा की नजर से देखता है, लिहाजा बिहारी के आने से उसे जैसे विशेष पुरस्कार मिलता था। महेंद्र नियम से कॉलेज जाने लगा। एक तो उसका व्यवहार भी कड़वा हो गया है, ऊपर से यह कैसा परिवर्तन। समय पर खाना तैयार नहीं होता, साइज जाने कहाँ गायब रहता है, मौजे का छेद धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ऐसी गड़बड़ में उसे पहले जैसा आनंद नहीं आता। जब जिस चीज की जरूरत हो उसी क्षण उसे पा जाने से आराम कैसा होता है, इस बारे में वह कई दिन पहले ही स्वाद चख चुका है। अब उसकी कमी से आशा की लजाहत में मजा खत्म हो गया। महेंद्र बोला, चुन्नी, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मेरे नहाने के पहले ही कुर्ते में बटन लगा कर रखना, अचकन पतलून ठीक करके रखना, मगर यह कभी नहीं होता। नहाकर बटन लगाने और कपड़े ढूंढने में ही मेरा घंटा भर निकल जाता है। शर्मसार होकर आशा ने कहा, मैंने नौकर से कह तो दिया था। नौकर से कह दिया था? खुद कर लेती तो कौन सा गुनाह हो जाता? कभी जो तुमसे कोई काम हो।
आशा पर मानो गाज गिरी। ऐसी झिड़की उसे कभी नहीं सुननी पड़ी थी। उसकी जबान पर या मन में यह जवाब न आया कि मेरी इस जलाहत के जिम्मेदार तो तुम ही हो। उसे तो मालूम ही न था कि गृह कार्य की कुशलता अभ्यास के अनुभव से आती है। वह सोचा करती थी कि अपनी अयोग्यता और निर्बुद्धिता के कारण ही मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। जब जब महेंद्र ने विनोदिनी की उपमा देकर आशा को धिक्कारा है, उसने उसे विनम्रता के साथ स्वीकारा है। कभी कभी आशा बीमार सास के आसपास चक्कर काटती, कभी कभी शर्माई सी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती। उसकी इच्छा होती कि अपने आप को वह गृहस्थी के उपयुक्त बनाए, कुछ काम करके दिखाए, परंतु कोई भी उससे काम नहीं लेना चाहता। वह जानती ही न थी कि कामों में पैठ कैसे हो। जाने कैसी मनोवेदना उसमें भीतर ही भीतर बढ़ रही थी, लेकिन अपनी अस्पष्ट व्यथा और अनजानी आशंका को वह साफ नहीं समझ पाती थी। वह खूब महसूस कर रही थी कि उसके चतुर्दिक का सब कुछ बर्बाद हो रहा है। यह सब कैसे बना, कैसे नष्ट हो रहा है और कैसे इसका प्रतिकार किया जा सकता है, वह नहीं जानती थी। रह रहकर यही कहने को जी कहता कि मैं अयोग्य हूं, मेरी मूर्खता की तुलना किसी से नहीं हो सकती। अब तक तो पति पत्नी दोनों घर के एक कोने में दुबके, कभी बोल बतियाकर, कभी यूं ही चुपचाप मजे में दिन बिताते रहे। मगर जब विनोदिनी न होती तो आशा के साथ अकेले बैठकर महेंद्र बात ही न कर पाता। महेंद्र ने नौकर से पूछा, किसकी चिट्ठी है? बिहारी बाबू की। किसने दी है? बहू जी ने। बहू जी का मतलब विनोदिनी ने। देखो जरा। महेंद्र ने चिट्ठी ले ली, जी में आया फाड़कर उसे पढ़े, उलट पुलट कर देखा और फिर नौकर की तरफ फेंक दिया। बारामदे में कुछ देर चहलकदमी करके कमरे में आकर महेंद्र ने देखा, कमरे के दीवार पर टंगी एक तस्वीर की डोरी टूटने वाली है और इसकी वजह से तस्वीर टेढ़ी हो गई है। आशा को डांटते हुए महेंद्र ने कहा, तुम कुछ भी नहीं देखती, इस तरह सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं। दमदम के फूलों का जो गुच्छा बनाकर विनोदिनी ने पीतल की फूलदानी में सजाया था, वह आज भी वहीं पड़ा सूख रहा है। महेंद्र कभी इन बातों पर गौर नहीं करता था। आज उसकी निगाह उस पर पड़ी और बोला, जब तक विनोदिनी आकर इसे फेंक न दे, यह यहीं पड़ा रहेगा। उसने फूल समेत फूलदानी उठाकर बाहर फेंक दी। ठन ठन बजती हुई वह सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे जा पड़ी। आशा मेरे मन के लायक क्यों नहीं रहती? क्यों वह मेरे मन मुताबिक काम नहीं करती? महेंद्र बाहर निकला, जाकर फूलदानी उठा लाया। कोने में एक मेज पड़ी थी, उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर उसकी टेबल पर कोहनी टिकाए हाथों पर सिर रख के सो गया। अंधेरा होने पर कमरे में बत्ती आई तो महेंद्र की आंख खुली, लेकिन आशा ऊपर नहीं आई। महेंद्र छत पर जोर जोर से चहलकदमी करने लगा। रात के 9 बजे। महेंद्र के सूने कमरे में आधी रात का सन्नाटा था, लेकिन फिर भी आशा नहीं आई। महेंद्र ने बुलावा भेजा। सकुचाई सी आकर वह छत के दरवाजे के पास आकर ठिठक गई। महेंद्र पास गया और उसे छाती से लगा लिया। पति के कलेजे से लगकर वह जोरों से रो पड़ी। अपने आप को जब्त न कर सकी। उसके आंसू रुकने का नाम ही न ले रहे थे। कलेजे से लगाकर महेंद्र ने उसके बालों को चूमा। मौन आसमान के सितारे चुपचाप देखते रहे। रात को महेंद्र ने बिस्तर के पास बैठकर बताया, कॉलेज में मेरी रात की ड्यूटी लगी है। कुछ दिनों के लिए मुझे कॉलेज के आसपास ही कहीं डेरा लेना होगा। आशा सोचने लगी, गुस्सा रह ही गया है शायद। मुझसे नाराज होकर ही तो घर छोड़ रहे हैं। निर्गुणी मैं आखिर पति को घर से रुखसत करके ही मानी। मेरा तो मर जाना ही अच्छा था। लेकिन महेंद्र के हाव भाव में गुस्से का कोई लक्षण न दिखाई दिया। बड़ी देर तक वह चुप रहा। आशा के मुखड़े को कलेजे से लगाकर अंगुली से बालों को चीरते चीरते उसके जूड़े को ढीला कर दिया। पहले प्यार से महेंद्र इसी तरह आशा का जूड़ा खोल दिया करता था। आशा इस पर ऐतराज करती थी, मगर आज उसने चूं भी न की। अचानक उसके कपाल पर आंसू की एक बूंद टपक पड़ी। महेंद्र ने उसका मुख अपनी ओर फेर कर स्नेह से रुंधे स्वर में पुकारा, चुन्नी। आशा ने महेंद्र की आंखों में देखा, लेकिन मौन रही।
महेंद्र बोला। क्या नाराज हो? आशा ने ना में सिर हिला दिया। फिर महेंद्र की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखकर कहा, मगर आप क्यों नाराज हैं? आशा को कोई जवाब न मिला तो अपने कोमल हाथों से उसने कसकर महेंद्र को दबा लिया। महेंद्र ने कहा, मैं नाराज नहीं हूं चुन्नी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अपने फूल से सुकुमार हाथ से महेंद्र के होठों को दबाती हुई वह बोली, छी, ऐसा न कहो, तुमने कोई कसूर नहीं किया, कसूर तो मेरा है। मुझे दासी के समान फटकारो, मुझे अपने पांवों में रहने लायक बना लो। महेंद्र को जिस दिन जाना था उस दिन सुबह उठते ही उसने आशा से कहा, चुन्नी, मेरी रतन, मैं तुम्हें अपने हृदय में सबसे ऊपर रखूंगा, तुमसे आगे कभी कोई न जा सकेगा। कलेजे को कड़ा करके सब तरह का त्याग करने को तैयार होकर उसने पति से एक निहायत मामूली सी मांग की। बोली, मुझे रोज रोज चिट्ठी लिखना। महेंद्र ने पूछा, तुम भी लिखोगी? मैं क्या लिखना जानती हूं? उसके कान के पास की लट को सरकाते हुए महेंद्र बोला, तुम अक्षय कुमार दत्ता से भी अच्छा लिख सकती हो, जिसे चारू पाठ कहते हैं। आशा ने कहा, मजाक रहने दो। हाँ। जाने से पहले आशा महेंद्र का सामान सहेजने लगी। मोटे मोटे गर्म कपड़ों की तह बनाना कठिन था, बक्स में सामानों को लगाना और भी कठिन। दोनों ने मिलकर दबा दूब कर जो एक बक्स में आता उसे 2 बक्सों में रखा। फिर भी भूल से जो चीजें छूट गई उसकी कई गठरियां अलग से बन गईं। इससे आशा शर्म महसूस करती रही, तो भी आपस की छीना झपटी और हंस हंसकर एक दूसरे को दोषी ठहराने में आनंद के पिछले दिन लौट आए। यह तैयारी विदाई की है। जरा देर के लिए आशा यह भूल गई कि साइज कम से कम 10 बार जता गया, गाड़ी तैयार है, मगर सुनता कौन है। अंत में खिन्न होकर बोला, खोल दो घोड़ों को। सुबह का तीसरा पहर हो गया और अब सांझ होने को आई। तब कहीं एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखने की ताकीद करके, नियम से चिट्ठी लिखने का बार बार वादा करके भारी मन लिए दोनों जुदा हो गए। 2 दिन हुए। राजलक्ष्मी उठने बैठने लगी हैं। शाम को बदन पर एक मोटी चादर लपेटे विनोदिनी के साथ ताश खेल रही थी। आज उसे कोई हरारत न थी। महेंद्र कमरे में आया। विनोदिनी की तरफ उसने बिल्कुल नहीं देखा। माँ से बोला, माँ, कॉलेज में मेरी रात की ड्यूटी लगी है, यहाँ से आते जाते न बनेगा, कॉलेज के पास ही एक डेरा ले लिया है, आज से वहीं रहूंगा। राजलक्ष्मी अंदर से रूठ कर बोली, जाओ, पढ़ाई में हर्ज होगा तो रह भी कैसे सकते हो। बीमारी तो उनकी जाती रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि महेंद्र जा रहा है, अपने को बीमार और कमजोर महसूस करने लगी। विनोदिनी से कहा, जरा तकिया तो इधर खसका दे बेटिया। वह तकिए का सहारा लेकर लेट गई तो विनोदिनी धीरे धीरे उनके बदन पर हाथ फेरने लगी। महेंद्र ने उनके कपाल पर हाथ रखा, नब्ज देखी। माँ ने अपनी कलाई हटा ली और कहा, इससे क्या खाक पता चलता है, तू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूं। यह कहकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से करवट बदली। विनोदिनी ने महेंद्र से कुछ न कहा। राजलक्ष्मी को प्रणाम करके वह चला गया। विनोदिनी ने सोचा, आखिर माजरा क्या है, मान या गुस्सा या डर, पता नहीं क्या। मुझे क्या दिखाना चाहते हैं कि वह मेरी परवाह नहीं करते, बाहर जाकर ही रहेंगे। अच्छा, यही देखना है कि कितने दिन। लेकिन खुद उसके मन में भी बेचैनी सी होने लगी। वह रोज उस पर नए नए फंदे फेंका करती, नए नए तीरों से उसे बेंधा करती। आज काम के चूक जाने से वह छटपटाने लगी। घर का नशा ही उतर गया। महेंद्र विहीना आशा उसके लिए बिल्कुल स्वाद रहित थी। आशा को महेंद्र जितना प्यार करता था, वह विनोदिनी के प्यार के भूखे हृदय को मथा करता था। जिस महेंद्र ने उसके जीवन की सार्थकता को चौपट कर दिया, जिसने उस जैसी नारी की उपेक्षा करके आशा जैसी मंदबुद्धि बालिका को अपनाया, उस महेंद्र को विनोदिनी चाहती है या उससे चिढ़ती है, उसे इसकी सजा देगी या अपने हृदय में एक आग लहकाई है,
वह आग ईर्ष्या की है या प्रेम की या दोनों की मिलावट है, यह वह सोच न पाती थी। वह मन ही मन तीखी हंसी हंसकर कहती, मुझ जैसी गत कभी किसी स्त्री की नहीं हुई होगी। मैं यही नहीं समझ सकी कि मैं मरना चाहती हूं या मारना। लेकिन चाहे जिस वजह से भी हो, जलने के लिए या जलाने के लिए महेंद्र की उसे नितांत आवश्यकता थी। गहरा निश्वास छोड़ती हुई विनोदिनी बोली, बच्चों जाएगा कहाँ, उसे आना तो पड़ेगा ही, वह मेरा है। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।